स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग ने अपने चैनल का नाम बदलकर लर्निंग इज एजुकेशन पहले था तो बदलकर हमने रख दिया है फिजिक्स एरिया। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मिरर क्या होता है और मिरर कितने प्रकार का होता है, यानी दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा था कि कोई एक पारदर्शी कांच ले लेते हैं। पारदर्शी का मतलब हमने क्या बताया था, जिसके आर पार देखा जा सके। यहाँ से आप देखें तो इधर की वस्तु आपको दिखाई दे, उसी को बोलते हैं पारदर्शी। तो पारदर्शी एक कांच ले लेते थे और उसके एक साइड क्या कर देते थे, चांदी की कलई कर देते थे। चांदी की कलई कर देने से यह परावर्तक बन जाता था। परावर्तक का मतलब कि लाइट को वापस भेजने वाला। यदि इस पे लाइट डाला जाए तो यह इसको वापस ऐसे भेज दे, तो इसी को बोलते हैं परावर्तक। तो यह परावर्तक तल बन जाता था और इसी को बोलते हैं मिरर। अब हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, ये देखिए। हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं मिरर में हमें वस्तुएं ऐसे दिखाई देती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए सूर्य से यहाँ से आ रही है प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आ रही है, तो इस वस्तु पे मान लीजिए यह कोई वस्तु है, इस वस्तु पे पड़ रही है, फिर इस वस्तु से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर फिर मिरर पे जा रही है, मिरर से फिर हमारी आंखों पे आ रही है। ऐसे होता है लाइट, तब जा करके हमको वस्तु दिखती है, तब हमको वस्तु मिरर में दिखती है। ऐसे वस्तु हमको नहीं दिखती है जब तक लाइट रिफ्लेक्ट ना हो। आज हम देखेंगे कि दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं। गोलीय दर्पण में कितने पद होते हैं। तो पहला होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं गोलीय दर्पण में, ये देखते हैं कि दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है वक्रता केंद्र, तीसरा होता है वक्रता त्रिज्या और चौथा होता है मुख्य अक्ष। ये जरूरी नहीं है कि ये क्रमबद्ध हो, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। क्रमबद्ध का मतलब कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही हो, जरूरी नहीं है। या ऐसे भी हो सकता है पहले के बाद तीसरा आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इसमें पद होते हैं। तो गोलीय दर्पण में देखिए, ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते थे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते थे, एक होता था उत्तल और एक होता था अवतल। तो उत्तल को हम कैसे पहचानते थे, जब उठे हुए भाग से परावर्तन होता था, जब उठे हुए भाग से लाइट रिफ्लेक्ट होता था तो बोलते थे उत्तल। और जब धसे हुए भाग से लाइट रिफ्लेक्ट होता था, धसे हुए भाग से लाइट रिफ्लेक्ट होता था, इधर पॉलिश होता था, और धसे हुए भाग से जब लाइट रिफ्लेक्ट होता था तो इसको बोलते थे अवतल। कैसे, उससे उठे हुए से परावर्तित हो रहा है, यानी उत्तल। और इसको बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं कॉनकेव, यानी केव टाइप का है, इसलिए कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो देखिए दर्पण का ध्रुव वह बिंदु है जो दर्पण की लंबाई के केंद्र बिंदु में होता है। नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यह दर्पण है, यह किसी गोले का भाग है। हमने बताया था कि यह गोले से काट के निकाला जाता है, किसी गोले कांच के गोले से काट के निकाला जाता है और उसके बाद उस पर चांदी की कलई की जाती है तो दर्पण बनता है। हमने बताया था ना, तो ऐसे बनता है। तो अगर मान लीजिए इसको हम कल्पना कीजिए कि सीधा कर दें ऐसे, तो सीधा हो जाएगा। तो इसकी कुछ लंबाई होगी ना, इसका कोई एक मध्य बिंदु होगा ना, इसका कोई एक मध्य बिंदु होगा। तो यही मध्य बिंदु जो होता है, यही होता है दर्पण का ध्रुव। अब यहाँ से हम माप लेते हैं, मान लीजिए माप लेते हैं कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक माप लेते हैं। 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर आया, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, 5 सेंटीमीटर पे होगा ना। 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो यही जो होता है इसी को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। इसको P से दर्शाते हैं, P से छोटा लिखने के लिए P से दर्शाते हैं। क्यों P से दर्शाते हैं, क्योंकि यह छोटा हो जाए। अब लिखेंगे यहाँ पे दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण का ध्रुव बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। और P से होता है पोल, यानी मिरर, पोल ऑफ मिरर। P का मतलब होता है पोल ऑफ मिरर। अब दूसरा देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, अब देखिए यह मिरर किसी गोले का हिस्सा है ना, यह मिरर, यह शीशा जो है, ये दर्पण जो है, ये किसी गोले का हिस्सा है ना, या किसी गोले से काट के निकाला गया है। तो हम कल्पना करके उस गोले को बना लेते हैं, कल्पना करके क्या करते हैं, उस गोले को बना लेते हैं। यहाँ पे बना लीजिए इसको, मान लीजिए बन गया गोला, इसी गोले का ये भाग है,
यही इतना काट के हमने पहले निकाला था ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या गोले का केंद्र क्या है, केंद्र हम देखेंगे। जो गोले का केंद्र होगा ना, जो गोले का केंद्र होगा, जो हमने कल्पना करके गोला खींचा है, उसका जो केंद्र होगा वही कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का ध्रुव तो हमने देख लिया, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर किसको कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल क्या है, यही परावर्तक तल है, यही ना है। तो इसके मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे हमने देखा है वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस गोले का भाग होता है दर्पण, उस गोले के केंद्र को बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। और इसकी त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। बस इतना ही तो है, वक्रता त्रिज्या। तीसरा तक क्लियर हो गया। तीसरा टॉपिक क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या इसी को बोलते हैं, गोले की त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब क्या है, अब है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जानते हैं किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब इसको गोला को हम कल्पना करके बनाए थे तो हम मिटा देंगे। अब हर बार हम केंद्र निकालने के लिए गोला नहीं बनाएंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ पे केंद्र है इसका, इस दर्पण का केंद्र यहाँ पे है, मान लेंगे। ठीक, तो ये दर्पण था, कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में भी ऐसा ही होगा। अवतल दर्पण में मान लीजिए, अवतल दर्पण कैसे होगा, अवतल दर्पण ऐसे होगा और इधर पॉलिश किया होगा इधर पॉलिश किया हुआ होगा ना। तो यहाँ से इसके बीच का मध्य बिंदु क्या होगा, पोल होगा। और इसका केंद्र जो होगा ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। और इसको पोल को और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जरूरी नहीं है कि पोल को और केंद्र को ही मिलाए, क्योंकि इसकी त्रिज्या तो ऐसे भी ली जा सकती है ना, ऐसे भी ली जा सकती है। तो इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। लेकिन हम मापते कहाँ से हैं, मापने के लिए हम कैसे भी माप सकते हैं, मापने के लिए हम कैसे भी माप सकते हैं, लेकिन खींचते हैं ऐसे इसका वक्रता त्रिज्या। ठीक ना, कुछ नहीं, बस यहाँ पे परिधि को और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, आपने पढ़ा है। और इसी को मिला देते हैं तो वक्रता त्रिज्या हो जाता है। दर्पण में अगर इसको मिलाते हैं तो वक्रता त्रिज्या। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष यही होता है, मुख्य अक्ष यही होता है। क्या होता है, इसको बोलेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यही रेखा होता है दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी मेन एक्सिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह होगा दर्पण का मुख्य अक्ष। अब दर्पण का अभिलंब क्या होगा, गोलीय दर्पण का अभिलंब। गोलीय दर्पण हमने अभिलंब देखा है कि दर्पण पे जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई कल्पना करके रेखा खींच देते हैं तो इसी को बोलते हैं अभिलंब। समतल दर्पण में हमने देखा था। अब इसमें कैसे खींचेंगे, अब मान लीजिए ये भी एक छोटा सा दर्पण, आप मान लीजिए ये छोटा सा दर्पण है। अब इसको हम मिटा दिए। अब यहाँ तक आपको पता चल रहा है कि यह गोल दर्पण था। इतना छोटा बचा तो आपको पता चल रहा है कि यह गोल दर्पण था, नहीं ना पता चल रहा है, पता चल रहा है कि यह सीधा गया होगा, पता चल रहा है ना। यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम बना दे तो पता चलेगा ना कि ये एकदम छोटा सा था और छोटा सा है और यह समतल दर्पण था। लेकिन हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, ये गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण मतलब जो थोड़ा गोल टाइप का हो, यानी कर्व हो, कर्व मतलब मुड़ा हुआ, तो वही गोलीय दर्पण होता है। अब यहाँ पे छोटा सा बचा, तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया जा सकता है ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया जा सकता है। अब यही जब इतने छोटे से भाग में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, 90 डिग्री का जब भी एंगल कहीं से ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ से भी उतना छोटा लिया जा सकता है, कहीं से हर बिंदु पे लिया जा सकता है ना, तो हर बिंदु पे इसके 90 डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है। तो हम बनाते हैं जब इस पे 90 डिग्री का एंगल, तो ये यहीं से जाता है, इसी से पास कर जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी वक्रता केंद्र से पास कर जाता है, वक्रता केंद्र से होते हुए जाता है। तो हम कहते हैं कि दर्पण का अभिलंब क्या होता है, दर्पण का अभिलंब वो होता है वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजर जाती है उसी को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो रेखा दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजर जाती है उसी को कहते हैं दर्पण का अभिलंब। दर्पण का अभिलंब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम देखते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो दर्पण का द्वारक बस इसी को कहते हैं दर्पण का
गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसको क्या बोलते हैं कि दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, डायमीटर को व्यास कहते हैं। दर्पण के अंतिम बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो व्यास मिलता है उसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप से जाके और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों का सिलेबस भी कुछ चेंज हुआ है, जिसमें से कुछ कटा हुआ है, कुछ सिलेबस कटा हुआ है। अब आगे हम देखेंगे, आगे का टॉपिक है क्या है, फोकस अथवा मुख्य फोकस। फोकस अथवा मुख्य फोकस हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सब अगले लेक्चर, आने वाले लेक्चर में देखेंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को वहाँ से नोट्स मिलेगा। नोट्स अभी वहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है, अब कोशिश किया जाएगा कि अपलोड कर दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।